Hello everyone, welcome to Study Space. Here I'll be covering the NCERT syllabus of history. In this video, we will study chapter 1 of class 9 history, that is the French Revolution. Okay, we will be studying this chapter in 4 parts. Okay, so this is the first part of this chapter. Okay, so let's begin. The French Revolution. See, I'll be marking the important dates and points so that you can remember them easily. Okay, we are moving on with the first paragraph of the chapter. On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. Okay, सो द इम्पॉर्टेंट डेट इज़ 14 जुलाई 1789. इस दिन हुआ क्या था? इस दिन की सुबह पेरिस जो शहर था वो सतर्क था. क्यों सतर्क था? क्योंकि वहाँ के राजा ने पेरिस की सेना को ऐसा आदेश दे दिया था कि वो पेरिस के निवासियों पर नज़र रखें. इसलिए वहाँ पर अफवाह फैल गई थी कि जो पेरिस की आर्मी है वो जल्द ही राजा के आदेश पर पेरिस के निवासियों पर गोलीबारी शुरू कर देगी. इसीलिए कुछ 7,000 लोग पेरिस टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हुए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो पीपल्स मिलिटिया बनाएंगे. पीपल्स मिलिटिया मतलब नागरिक सेना बनाएंगे. वो नागरिक सेना उनकी मदद करेगी पेरिस की सेना का मुकाबला करने के लिए. अब उन्हें लड़ने के लिए क्या चाहिए थे? हथियार. इसीलिए हथियार की तलाश में उन्होंने कुछ सरकारी इमारतों पर हमला करना शुरू कर दिया. ठीक है, मूविंग ऑन विद द सेकेंड पैराग्राफ. Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoners released. Though there were only 7 of them, yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the markets to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. The important point here is stormed the fortress prison, the Bastille. तो कुछ लोग शहर के ईस्ट डायरेक्शन में पहुंचे क्योंकि वहाँ पे फोर्ट्रेस प्रिजन था, बैस्टाइल. ठीक है, फोर्ट्रेस प्रिजन मतलब किले का जेल. तो जो पेरिस के राजा का किला था उसकी मेन जेल वहाँ पे थी बैस्टाइल में. तो वहाँ वो लोग गए. क्यों गए? उनको लगा कि उन्हें लड़ाई के हथियार अब जेल में ही मिलेंगे, इसलिए वो फोर्ट्रेस प्रिजन की तरफ गए और वहाँ पे हमला कर दिया. तो जो वहाँ पे हमला करा, तो जब लड़ाई झगड़े में वहाँ पे जो कमांडर थे बैस्टाइल के वो मारे गए, यानी जेलर मार दिए गए. और जहाँ वहाँ के कैदी थे उन्होंने आज़ाद कर दिया. उस वहाँ पे कुल 7 कैदी थे सिर्फ. ठीक है, बैस्टाइल को लोग पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि जो राजा का अत्याचारी राज्य है उसका मेन पावर बैस्टाइल ही है. क्योंकि जब राजा को किसी को दंड देना होता था तो वो बैस्टाइल की जेल में बंद कर देते थे. तो लोग बैस्टाइल को पसंद नहीं करते थे. वैसे भी जेल को कौन पसंद ही करता है. ठीक है, तो डेस्पोटिक पावर मीन्स अत्याचारी राज्य. होर्डेड एम्यूनिशन मीन्स लड़ाई झगड़े के हथियार. ठीक है, एंड फोर्ट्रेस का मीन तो मैंने आपको बता ही दिया है. फोर्ट्रेस मीन्स किले का जेल. तो वो फोर्ट्रेस को उन्होंने तोड़ दिया. ठीक है, और उसके जो ईंटे पत्थर इकट्ठा करके मार्केट में बेच दिए. मार्केट में उन लोगों को बेच दिए जो उन ईंटे पत्थरों को यादगार के तौर पर रखना चाहते थे कि हमने बैस्टाइल की जेल को तोड़ फोड़ के नष्ट कर दिया था किसी ज़माने में और ये वहाँ का पत्थर है. ठीक है, ऐसे रखना चाहते थे. उन्होंने वो पत्थर बेच दिए. मूविंग ऑन विद द थर्ड पैराग्राफ. द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड. Most people were protesting against the high price of bread. Much later, when historians look back upon this time, they saw it as the beginning of chain of events that ultimately led to the execution of the king in France, though most people at the time did not anticipate this outcome. How and why did this happen? कुछ दिनों तक पेरिस और उसके आसपास के देशों में राइटिंग होती रही. राइटिंग मीन्स दंगे होते रहे. ठीक है, काफ़ी लोगों का ऐसा मानना था कि सरकार को, यानी कि उस समय सरकार तो राजा ही थी, तो राजा को ब्रेड इधर रेफरेंस दिया गया है बेसिक नीड, डेली रोटी जो हम लोग खाते हैं उसका. ठीक है, उनको बेसिक नीड के दाम इतने नहीं बढ़ाने चाहिए, तो उस पर इतने टैक्सेस नहीं लगाने चाहिए थे. इसलिए ज़्यादातर लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, किंग का विरोध कर रहे थे. बाद में जब हिस्टोरियंस ने इस चीज़ को एनालाइज किया और स्टडी किया तो उन्हें समझ में आया कि ये तो बस शुरुआत थी जिसकी वजह से राजा को फांसी हो गई. एग्जीक्यूशन मीन्स फांसी. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस.
किंग इन फ्रांस, सॉरी, ठीक है। दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम, मीन्स काफ़ी लोगों को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इसका परिणाम ये होगा कि राजा को फांसी ही हो जाएगी। पर फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग दी लेट 18th सेंचुरी, अब हम जानेंगे कि फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी में कैसी थी। ओके, so we begin with the first paragraph. In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. He was 20 years old and married to the Austrian princess Marie Antoinette. Upon his accession, the new king found an empty treasury. Long years of war had drained the financial resources of France. Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. The war added more than $1 billion livres to a debt that had already risen to more than 2 billion livres. ठीक है? So, in this paragraph, the important points are: in 1774, Louis XVI of the Bourbon family ascended the throne of France. यानी कि 1774 में बॉर्बन फैमिली के लुइस 16 ने राजगद्दी को संभाला। वो 20 साल के थे और उनकी शादी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से हो गई थी। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द प्रिंसेस विच इज मैरी एंटोनेट। उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने राजगद्दी संभाली तो उन्हें पता चला कि राजसी खजाने में कुछ खास बचा नहीं है, यानी कि राजसी खजाना खाली हो चुका है। क्यों खाली हो गया था? इतने लंबे समय तक युद्ध लड़ने के पश्चात उन्हें यह मालूम पड़ा कि राजसी खजाने में कुछ नहीं बचा है। ठीक है, और ऊपर से उन्हें एक आलीशान और बड़ा सा महल जो कि वर्साई में था उसे मेंटेन भी करना था। और लुइस 16 के राज्य में ही फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज की मदद करी थी उन्हें आज़ादी दिलाने के लिए। ठीक है, किससे आज़ादी दिलाने के लिए? उनके कॉमन एनिमी ब्रिटेन से। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, और जो युद्ध उन्होंने लड़ा था उस युद्ध ने उनके 100 करोड़ के कर्ज को 200 करोड़ का कर्ज बना दिया था, क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए जाहिर सी बात है पैसा चाहिए ही होता है। ठीक है, lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loans, so the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone. To meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities, the state was forced to increase taxes. Yet even this measure would not have sufficed. French society in the 18th century was divided into 3 estates and only members of the third estate paid taxes. जो मनी लेंडर्स थे जिन्होंने फ्रांस की गवर्नमेंट को कर्ज दिया था, उन्होंने अपने लोन पर 10% इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से फ्रेंच गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होने लगी अपने खर्चे मैनेज करने के लिए, तो उन्होंने टैक्सेस बढ़ाने शुरू कर दिए ताकि वो अपने जो रोज़मर्रा के खर्च हैं उन्हें सही से निभा पाएँ, जैसे कि आर्मी को मेंटेन करना, कोर्ट को मेंटेन करना, सरकारी दफ्तर और स्कूल्स चलाना। ठीक है, इस वजह से उन्हें अपने टैक्सेस बढ़ाने पड़े। बट ये टैक्सेस में मिला धन भी उनके लिए पर्याप्त नहीं होता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्रेंच सोसाइटी जो थी 18th सेंचुरी में वो 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी और सिर्फ थर्ड एस्टेट के मेंबर्स ही टैक्स पे करते थे। अगर बाकी 2 एस्टेट के मेंबर्स भी टैक्स पे करते तो उनको धन की कमी नहीं होती, पर वहाँ पे ऐसा नहीं होता था, सिर्फ थर्ड एस्टेट के लोग ही टैक्स पे करते थे। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। द सोसाइटी ऑफ एस्टेट वॉज द पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडल एजेस। द टर्म ओल्ड रिजीम इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। तो जो टर्म था ओल्ड रिजीम वो यूज़ किया जाता था फ्रांस की सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी कि फ्रांस की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था को डिस्क्राइब करने के लिए ओल्ड रिजीम शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, इसलिए हमको ये ओल्ड रिजीम डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और हमें इन्हें याद रखना पड़ेगा। और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट्स एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट पे टैक्सेस। ठीक है, तो जो भी मैंने येलो से मार्क किया है वो सब इंपॉर्टेंट है जो कि हम याद कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में बेनिफिट हो और आप इन्हीं से पॉइंट्स बनाकर लिख सकें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
फिगर 2 शोज हाउ द सिस्टम ऑफ एस्टेट्स इन फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो आइए फिगर 2 पर चलते हैं समझने के लिए कि एग्जैक्टली ये 3 एस्टेट्स में फ्रेंच सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी। तो पहला है फर्स्ट एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में आते थे क्लर्जी। क्लर्जी क्या होते थे? क्लर्जी होते थे वो लीडर्स जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ करते थे, यानी कि जो चर्च में फादर होते हैं वो क्लर्जी में आते थे। ठीक है, दूसरी आती है सेकेंड एस्टेट। सेकेंड एस्टेट में आती थी नोबिलिटी। नोबिलिटी क्या होती थी? द पीपल हु हैव बिग टाइटल्स एंड हाई सोशल क्लास। ठीक है, यानी कि जो फ्रांस के राज्य में मंत्री वगैरह थे वो आते थे नोबिलिटी में। और जो थर्ड एस्टेट थी उसमें आते थे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स एक्सेट्रा, peasants and artisans, small peasants, landless labor, servants। ठीक है, तो थर्ड एस्टेट्स थी उसमें थोड़े बहुत बिजनेसमैन आते थे, थोड़े ट्रेडर्स आते थे, जो कोर्ट में छोटी मोटी पोस्ट में काम करते थे वो आते थे, लॉयर्स आते थे, वकील आते थे, पीजेंट्स यानी फार्मर्स आते थे, आर्टिसंस यानी कारीगर आते थे। ठीक है, और कुछ लेबरर्स आते थे जिनके पास अपने खुद के घर भी नहीं होते थे। ठीक है, और छोटे मोटे फार्मर्स भी आते थे और नौकर चाकर आते थे थर्ड एस्टेट में। ठीक है, तो बाकी की जो 2 एस्टेट थी इनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, और जो सिर्फ थर्ड एस्टेट थी हमारी वही टैक्स पे करती थी। एक तो ऑलरेडी वो लोग पुअर, ऊपर से उन्हें ही सिर्फ अकेले को टैक्स पे करना पड़ता था। ठीक है, सो ये तो नाइंसाफ़ी है ना, है कि नहीं? खैर आगे पढ़ते हैं क्या होता है। पीजेंट्स मेक अप about 90% of the population. However, only a small number of them owned the land they cultivated. About 60% of the land was owned by nobles, the church, and the other richer members of the third estate. The members of the first 2 estates, that is, the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. The most important of these was exemption from paying taxes to the state. The nobles further enjoy feudal privileges. These included feudal dues which they extracted from the peasants. Peasants were obliged to render services to the lord, to work in his house and fields, to serve in the army, or to participate in building roads. तो जो फ्रांस की 90% पॉपुलेशन थी वो पीजेंट्स ही थे। ठीक है, पर उसमें से सिर्फ कुछ पीजेंट्स के पास, यानी कि कुछ फार्मर्स के पास ही अपना खुद का लैंड था जिन पर वो खेती करते थे। बाकी 60% जो लैंड था वो या तो नोबल्स के पास था, नोबल्स उसके मालिक थे, या चर्च उनका मालिक था, या फिर जो थर्ड एस्टेट के थोड़े रिचर मेंबर्स नहीं थे, बिग बिजनेसमैन और मर्चेंट्स, उनके पास होते थे वो लैंड जिन पे किसान काम करते थे, खेती करते थे। ठीक है, तो जो पहले 2 एस्टेट्स के मेंबर्स थे, क्लर्जी और नोबिलिटी, उनको कुछ सुविधाएं मिलती थी, बाय बर्थ मिलती थी। ठीक है, तो उनमें से सबसे अच्छी सुविधा तो ये थी कि उन्हें टैक्स नहीं पे करना पड़ता था स्टेट को। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट यही थी कि उन्हें टैक्स पे ही नहीं करना पड़ता था। बाकी जो नोबल थे उनको फ्यूडल प्रिविलेजेस भी मिलती थी। फ्यूडल प्रिविलेजेस मतलब वो अपना जो लैंड में काम करवाते थे फार्मर्स को, लेबरर्स को, वो लैंड भी उनका खुद का होता था, तो वो उस लैंड का किराया भी लेते थे फार्मर्स से, लेबरर्स से। तो जो वो लैंड का किराया लेते थे फार्मर्स, तो वो उनकी पूरी जेब में जाता था और उनको टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता था, तो उनके लिए तो चारों तरफ से धन बरस रहा था। पर जो बेचारे हमारे थर्ड एस्टेट के मेंबर्स हैं उनको प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, और जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स हैं यानी पीजेंट्स और लेबरर्स, वो मजबूर थे, उनको तो सेवा प्रदान करनी ही थी, क्योंकि ये लोग तो मालिक बने बैठे हुए थे। वो घर में भी काम करते थे, उनके फील्ड्स में भी यानी खेतों में भी काम करते थे, और कई बार आर्मी में भी काम करते थे। और अक्सर ये लोग काम करते थे कि सड़कें बनवा दी, बिल्डिंग्स बनवा दी सरकारी, उसमें भी इन लोगों को फ्री में काम कराया जाता था, विच इज़ रॉन्ग। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। पहले तो 90% ऑफ द पॉपुलेशन पीजेंट्स थे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लस ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। कौन एग्जेम्प्टेड? क्लर्जी और नोबिलिटी। ठीक है, प्लस ये लोग फ्यूडल ड्यूज वसूलते थे पीजेंट्स से, फार्मर्स थे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, The church too extracted its share of taxes called tithes from the peasants. And finally, all members of the third estate had to pay taxes to the state. These included a direct tax called taille and a number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumption like salt or tobacco.
The burden of financing activities of the state through taxes was borne by third estates alone. ठीक है, तो जो चर्च था वो भी अपना शेयर का टैक्स वसूल करता था पीजेंट से, उसको हम बोलते थे टीथेस। ठीक है, तो जो चर्च टैक्स वसूल करता था पीजेंट से उसको हम टीथेस बोलते थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट्स हैड टू पे टैक्सेस, यानी कि सारे मेंबर्स थर्ड एस्टेट के टैक्स पे करते ही करते थे और उन्हें पे करना ही पड़ता था। ठीक है, इसमें से वो एक डायरेक्ट टैक्स पे करते थे जिसको बोलेंगे टेल, लिखा टेले है पर प्रोनाउंसिएशन टेल है। ओके, और कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस वो लोग पे करते थे जो कि सॉल्ट और टोबैको पे लगता था, डेली कंजम्पशन की चीज़ों पर लगता था, जैसे हम लोग भी अब पे करते हैं, पर अब तो बिल्कुल जीएसटी हो गया, एकदम शॉर्ट में हो गया हमारा। ठीक है, तो जो सारा बर्डन था फाइनेंस का वो सब थर्ड एस्टेट खुद अकेले संभाल रही थी। ठीक है, सिर्फ थर्ड एस्टेट पे था, जो कि गलत था क्योंकि थर्ड एस्टेट में हर तरह के लोग थे, अमीर भी थे गरीब भी थे, ज़्यादातर गरीब ही थे और मिडिल क्लास लोग थे। ठीक है, तो वो सिर्फ अकेले पूरे राज्य के टैक्स का भार उठा रहे थे और बाकी दो एस्टेट्स कुछ नहीं कर रहे थे, उन्हें कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा था, तो सारा बर्डन सिर्फ थर्ड एस्टेट पे था, विच इज़ रॉन्ग। The struggle to survive. The population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789. This led to rapid increase in the demand for food grains. Production of grains could not keep pace with the demand. So the price of bread, which was the staple diet of the majority, rose rapidly. Most workers were employed as laborers in workshops whose owner fixed their wages, but wages did not keep pace with the rise in prices. So the gap between the poor and the rich widened. Things became worse whenever drought or hail reduced the harvest. This led to a subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the old regime. जब फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन से 28 मिलियन बढ़ गई, यानी कि 2 करोड़ 30 लाख से 2 करोड़ 80 लाख पहुंच गई, तब जो अनाज की ज़रूरत थी वो बढ़ गई। ठीक है, और जो अनाज की उपज थी वो बढ़ नहीं पा रही थी। ठीक है, तो जो डिमांड थी उसके बराबर प्रोडक्शन नहीं आ पा रहा था, इसकी वजह से जो अनाज था वो महंगा हो गया, और अनाज तो सबके लिए ज़रूरी है। ठीक है, और ज़्यादातर जो वर्कर्स थे वो लेबरर्स की तरह काम करते थे वर्कशॉप्स पर। ठीक है, जिनकी सैलरी फिक्स्ड थी, उनकी सैलरी बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी, और जो अनाज थे उनके दाम बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, जिसकी वजह से पुअर और रिच के बीच का जो गैप था वो बढ़ता ही जा रहा था। ठीक है, और चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती थी जब सूखा पड़ता था या बारिश नहीं हो पाती थी। ठीक है, जिसकी वजह से अक्सर फ्रांस में अनाज की कमी हो जाती थी। ओके, तो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसमें। पहला है द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। दूसरा है दिस लेड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस, समथिंग दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजीम। ठीक है, प्लस तीसरा है वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस। ठीक है, middle class envisages an end to privileges. In the past, peasants and workers had participated in revolts against the increasing taxes and food scarcity, but they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order. This was left to those groups within the third state who had become prosperous and had access to education and new ideas. यानी कि पहले भी पीजेंट्स यानी फार्मर्स और वर्कर्स ने विरोध किया था। ठीक है, और रिवोल्ट्स में पार्टिसिपेट भी किया था बढ़ते टैक्सेस के लिए और अनाज की कमी होने पर उनके पास कुछ नहीं था। ठीक है, इसलिए उनकी बात कौन सुनता, इसलिए वो कोई बदलाव नहीं ला पा रहे थे, ना ही सामाजिक तौर पे ला पा रहे थे, ना ही इकोनॉमिक तौर पे ला पा रहे थे, यानी ना ही फाइनेंशियली ला पा रहे थे, ना ही सोशली ला पा रहे थे कोई भी बदलाव। ठीक है, अब ये चीज़ें, अब ये जो बढ़ते टैक्स के दाम थे, ये जो पूरा मुद्दा था ये उन लोगों पर अब निर्भर करता था थर्ड स्टेट के, जो लोग थोड़े रिच थे, प्रॉस्पेरस थे और एजुकेटेड थे। ठीक है, क्योंकि उनके पास अब एजुकेशन का राइट था तो न्यू आइडियाज़ का भी राइट था। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या होता है। The 18th century witnessed the emergence of social groups
termed the middle class, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or bought by the richer members of the society. In addition to merchants and manufacturers, the third estate included professions such as lawyers or administrative officials. All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. Rather, a person's social position must be dependent upon its merit. These ideas envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau. In his two treatises of government, Locke sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch. ठीक है, तो आइए पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं हमसे हमारे राइटर्स। 18th सेंचुरी में जो सोशल ग्रुप्स था उनको अब मिडिल क्लास बुलाने जाने लगा था। ठीक है, जो सोशल ग्रुप्स था उनको अब लोग मिडिल क्लास बोलने लगे थे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पैसे कमाना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपना जो ट्रेड का बिजनेस था वो बाहर विदेशों से करना शुरू कर दिया था। ठीक है, वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते थे वुलन और टेक्सटाइल की, सिल्क टेक्सटाइल की, वुलन और सिल्क टेक्सटाइल्स की। ठीक है, या तो वो अपना माल बाहर भेजते थे विदेशों के लोगों में, ठीक है, या फिर उन लोगों को बेचते थे या वो लोग खरीदते थे जो बहुत रिचर मेंबर्स थे सोसाइटी के। ठीक है, प्लस जो मर्चेंट और मैन्युफैक्चरर्स थे थर्ड एस्टेट के, उनके प्रोफेशंस में लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी आते थे कुछ। ठीक है, तो ये जितने भी लोग थे ये सब एजुकेटेड थे। ठीक है, और ये बिलीव करते थे कि कोई भी सोसाइटी के किसी भी मेंबर को ऐसे प्रिविलेजेस, ऐसी कुछ सुविधाएं बाय बर्थ नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि एक इंसान की सोशल पोजीशन, उसकी जो सामाजिक हैसियत है वो उसकी मेरिट के हिसाब से होनी चाहिए, यानी कि उसकी योग्यता के हिसाब से होनी चाहिए थी। ठीक है, ये जो आइडियाज़ थे वो कहाँ से आ रहे थे? ये आइडियाज़ फिलोसफर के थ्रू आ रहे थे। कौन फिलोसफर्स? जॉन लॉक और जीन-जैक रॉसो, ये दो फिलोसफर्स के थ्रू आ रहे थे। ये सोसाइटी में फ्रीडम और इक्वल लॉज के थ्रू अपॉर्चुनिटीज़ लाना चाहते थे और सोसाइटी को आगे डेवलप करना चाहते थे। जॉन लॉक की एक फेमस बुक थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिनमें इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन को, यानी कि जो राजा का पूर्णता अधिकार है उसको उन्होंने झूठा ठहराया था अपनी इस बुक में। ठीक है, अमान्य घोषित कर दिया था कि राजा का पूर्णता अधिकार नहीं होता है प्रजा पर, प्रजा के भी कुछ मौलिक अधिकार होते हैं। ठीक है, तो आइए पहले मार्क कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट। 18th सेंचुरी विटनेस द इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स टर्म द मिडिल क्लास। ठीक है, मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स थर्ड एस्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशन सच एज लॉयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। ठीक है, and society based on freedom and equal laws and opportunities for all. philosophers के नाम important हैं, टू treatises by जॉन लॉक important है। इसमें क्या हुआ था? refute the doctrine of divine and absolute right of the monarch। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Rousseau carried the idea forward, proposing a form of government based on social contract between people and their representatives. In the spirit of the laws, Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative, executive, and the judiciary. This model of government was put into force in the USA after 13 colonies declared their independence from Britain. The American Constitution and its guarantee of individual rights was an important example for political thinkers in France. यानी कि जो ये आइडिया था जॉन लॉक का, उसको रॉसो ने आगे बढ़ाया और एक प्रस्ताव रखा। कैसा प्रस्ताव रखा? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने का प्रस्ताव रखा। ठीक है, जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट रखी कि
लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, यानी कि मेल जोल रखेगी, ठीक है। स्पिरिट ऑफ लॉज में मॉन्टेस्क्यू भी एक फिलोसोफर थे, उन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉज लिखी, उसमें उन्होंने बोला कि हम अपनी गवर्नमेंट का डिवीजन कर देंगे, ठीक है, किन पार्ट्स में, लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में। ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने कहाँ से लिया था, यूएसए से लिया था। यूएसए क्या था, 13 कॉलोनीज थी अमेरिका की जिनको फ्रीडम इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटेन से, उन्होंने उधर यही पॉलिसी अपनाई थी गवर्नमेंट की, ठीक है। तो जो अमेरिका का संविधान था और वहाँ के मौलिक अधिकार थे वो फ्रांस के लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चर्चा का विषय था और इंस्पिरेशनल भी था, प्रेरणा सूत्र था, ठीक है। इसमें जो येलो से मैंने मार्क किया वो इम्पॉर्टेंट है। The ideas of these philosophers were discussed intensively in salons and coffee houses and spread among people through books and newspapers. These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write. The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges. यानी कि फ्रांस के जो फिलोसोफर्स थे वो ये सारी बातें बहुत गहराई में डिस्कस करते थे सैलॉन्स और कॉफ़ी हाउसेस में, ठीक है, यानी कि पार्लर और कॉफ़ी शॉप्स में, ठीक है, और लोगों तक ये बातें न्यूज़पेपर्स और बुक्स के थ्रू पहुंचाते थे ताकि लोगों को भी पता चले कि हमारे देश में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, ठीक है। और उन लोगों के लिए पब्लिक प्लेसेस पर पढ़ते थे ज़ोर ज़ोर से किताबें और बुक्स, न्यूज़पेपर्स, ताकि उन लोगों को भी पता चले जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते हैं, उनके लिए वो फिलोसोफर्स पब्लिक प्लेसेस पर यही बुक्स और न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे, ठीक है। तो जो लुईस 16 ने प्लान किया था कि वो टैक्सेस बढ़ा देगा ताकि खर्चे निकाल सके, ये बात बहुत तेज़ी से फैल गई, ठीक है, और जब ये फैली तो लोगों को गुस्सा आने लगा, ठीक है, और इसकी वजह से वहाँ पर विरोध चालू हो गया। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, वो ये है कि स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स and to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges. Okay. Thanks for watching. The notes of the related topic are given in the description box below. Please like, share and subscribe.